नमस्कार। आज हम बात करेंगे लोक कला और साहित्य के संबंध पर। भारत की अनेक जातियां एवं जनजातियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही पारंपरिक कलाओं को जो सहेजती हैं वह लोक कला कहलाती है। इनमें से कुछ आधुनिक काल में भी बहुत लोकप्रिय हैं, जैसे बिहार की मधुबनी और कुछ लगभग मृतप्राय जैसे जादो पटिया। कलमकारी कांगड़ा, गोंड, चित्तर, तंजावुर, थंगक, पाटचित्र, पिछवई, पिथोरा चित्रकला, फड, बाटिक, यमुना घाट तथा वर्ली आदि भारत की प्रमुख लोक कलाएं हैं। रामायण एवं महाभारत तथा पौराणिक गाथाओं का लोक कला मंचन करता रहता है। भारतीय उपखंड में रामायण, महाभारत एवं पौराणिक गाथाओं का नाट्यपूर्ण मंचन जो होता है वह लोक कला का नमूना है। चित्रकथी, कठपुतली, एकल पात्र नाट्यगान, महाराष्ट्र में कीर्तन, उत्तरी भारत में रामलीला का प्रयोग होता आ रहा है। कुछ कलाएं किसी मात्रा में आज भी मंचित की जाती हैं तो कई बड़े पैमाने पर। पश्चिमी भारत में केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली में गर्मी के दिनों की रात्रियों में पौराणिक कथा एवं रामायण महाभारत पर आधारित भावड़ा मुखौटा नृत्य का मंचन किया जाता है। भारत के दक्षिणी राज्य केरल में ओणम त्योहार के प्रसंग में वेलान समुदाय के लोग एक कठपुतली जैसी लोक कला का मंचन करते हैं, जिसमें कलाकार अपने होठों पर छोटी लठ पर राम एवं रावण की कठपुतली संभाले हुए रामायण गीतों पर आधारित मंचन किया जाता है। इस कला के माहिर कलाकार भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और यह कला लुप्त होने के कगार पर है। लोक कला संबंधी कल्पना और शब्द की व्यापक सहमति और अर्थ है, जिसमें प्रकृति से लेकर मौलिक, पारंपरिक, ग्रामीण तथा कुछ मामलों में यह हृदय से शामिल है। मौलिक अथवा पारंपरिक व्यक्तियों की हृदय से उद्गार कालांतर में लोक साहित्य का रूप धारण कर लेती है। सभी लोक साहित्य मौखिक परंपराएं होती हैं। लोक साहित्य पारंपरिक ज्ञान और संस्कृति के प्रति आस्था प्रायः लिखित भाषा के रूप में नहीं होती है और वे सामान्यतः मुख से अभिव्यक्त शब्द के माध्यम से प्रसारित होती रहती हैं। लिखित साहित्य की भांति इनमें मिथक, नाटक और रीति रिवाजों आदि के द्वारा पद्य और गद्य दोनों का वर्णन शामिल होता है। सभी संस्कृतियों की अपनी लोक कथाएं होती हैं। इसके विपरीत और पारंपरिक रूप से साहित्य शब्द का तात्पर्य किसी लिखित कार्य से होता है। सभी लोक साहित्य लोगों के आसपास प्रकृति के विषय में मूल निवासियों के हृदय उद्गार व्यक्त करने के अलावा और अधिक चीज़ों को चित्रित करती हैं। ये प्रायः संस्कृति, सामाजिक परंपराओं, रीति रिवाजों और व्यवहार के रूपों का सदैव संवाहक होती हैं। इसका तात्पर्य समाज और संक्षेप में जीवन से होता है। लोक साहित्यों में प्राचीन काल के उत्कृष्ट विचार और सर्वोच्च आध्यात्मिक सत्य शामिल होते हैं, जो आमतौर पर सामान्य व्यक्ति की समझ से परे होती है और ये जटिल कथा रूपों में होती है। साहित्य लिखित रूप में लोक साहित्य और मौखिक परंपराओं के संरक्षण में सहायता प्रदान करता है, परंतु इस रूप में साहित्य से लगभग सभी लोक और मौखिक परंपराएं इस दुनिया से समाप्त हो गई होती। लिखित पुस्तकें लोक साहित्य के अभिलेख के रूप में मौखिक परंपराएं
जहाँ यह प्रायः अंतःकरण में लुप्त हो जाती हैं, के मुकाबले अल्प अथवा बिना किसी परिवर्तन के साथ भावी पीढ़ी को उत्कृष्ट विचारों को अंतरित करने में सहायता प्रदान करती है। साहित्य वर्तमान पीढ़ी को अतीत की उन कहानियों की प्रासंगिकता का चित्रण भी प्रस्तुत कर सकता है जिसे मौखिक परंपराएं काफ़ी दृढ़ता के साथ नहीं कर सकती। भारतीय साहित्य ने विश्व में किसी अन्य साहित्य की तुलना में मौखिक परंपराओं और लोक साहित्य के संरक्षण और प्रचार प्रसार में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। भारत काफ़ी प्राचीन काल से ही सभी कला रूपों अर्थात लोक कला का स्वामी रहा है। इस क्रम में सामवेद का वर्णन किया जा सकता है, जो संभवतः लोक संगीत का प्राचीन रूप है और यह अब तक अस्तित्व में है। यदि कोई सामवेद को एक पुराने लोक संगीत के रूप में देखता है तो भी यह अब तक विश्व की बेहतरीन और प्राचीन लोक संगीत में शामिल है। भारत के महाकाव्यों से लेकर रामायण और महाभारत से बौद्ध धर्म की जातक कथाओं से लेकर पंचतंत्र तक और हितोपदेश से लेकर मध्यकालीन अवधि के कथा सरिता संग्रह और बंगाल के बोल्स के आध्यात्मिक गीतों से लेकर भारत की लगभग सभी प्रमुख भाषाओं की अनेक कृतियों को कहानी के रूप में लेखबद्ध करते हुए विद्वानों, संतों और लेखकों ने मौखिक परंपराओं और लोक साहित्य को जीवंत रखा है। लोक साहित्य को संरक्षित करने में इन सदियों में सबसे अनोखी बात इस संबंध में महिलाओं द्वारा निभाई गई भूमिका शामिल है। अतीत की गार्गी और मैत्रेयी द्वारा निभाई गई भूमिकाओं से लेकर विगत 1000 सालों के प्रारंभ में तमिलनाडु की अंडाल से लेकर कश्मीर की ललेश्वरी से लेकर आंध्र प्रदेश में नेल्लोर की मोल्ला से लेकर कर्नाटक की अक्का महादेवी से लेकर सहजोबाई की भूमिका प्रशंसनीय है। भारत लोक कथाओं के संबंध में विश्व की एक समृद्ध स्रोतों में से एक रहा है। न केवल लोक कथाएं बल्कि मौखिक परंपराओं के सभी रूप अर्थात नीति वचन, कहावतें, अफवाह, गीत और तत्कालीन लोक नुक्कड़ नाटक उस देश की संस्कृति और मूल्यों के दर्पण होते हैं जिस देश में ये घटित होते हैं। ये किसी निश्चित स्थान में भी व्यापक रूप से भिन्न भिन्न रीति रिवाजों और प्रथाओं को एक सूत्र में बांधने में भी सहायता प्रदान करती है। भारत ही ऐसा देश है जहाँ सबसे अनपढ़ किसान की बोली भी उत्कृष्ट विचारों और उपमाओं से परिपूर्ण होती है। क्षेत्र की अनेक कहानियाँ और अनेक गीतों और नीति वचनों, कहावतों से युक्त नाटकों को संरक्षित और अपनाते हुए भारतीय साहित्य अदृश्य रूप से विशाल संस्कृतियों को एक साथ जोड़ने में एक व्यापक भूमिका निभाता है। भारत जैसी इस विशाल देश में सांस्कृतिक एकता और पहचान कायम रखने और इसे प्रोत्साहित करने में भारतीय साहित्य की भूमिका को कम नहीं किया जा सकता है। भारतीय लोक साहित्य विश्व के अन्य भागों जहाँ से ये कला रूप तीव्र औद्योगिकीकरण और वैश्वीकरण के अनुरूप तेजी से विलुप्त हो रहे हैं के लिए एक मजबूत और स्पष्ट संदेश देता है। लोक साहित्य और लोक कला रूप, संस्कृति अथवा दार्शनिक काव्यों के न केवल संवाहक होते हैं परंतु ये अर्जित, ठोस आत्मचिंतन और गहन विचारों को अभिव्यक्ति देते हैं। परंपराओं में सादा जीवन, आत्मचिंतन, सत्य मार्ग पर चलना शामिल है। यहाँ पुनः उल्लेख किया जा सकता है कि लोक परंपराएं वर्तमान की वास्तविकता से अप्रासंगिक
उच्च नैतिक आधार को धारण करने संबंधी केवल मंच नहीं है। कई लोक नाटकों का वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक वास्तविकता के परिप्रेक्ष्य में निकट का संबंध होता है। यह भारतीय साहित्य के व्यापक पृष्ठों के संबंध में अनेक लोकगीतों को देखते हुए कहा जा सकता है। यह भी सच है कि जब लिखित रूप में इन्हें अभिलेखित या प्रचारित किया जाता है तो ये लोक साहित्य जनता में भी लोकप्रिय होते जाते हैं, अन्यथा यह सीमित स्थान तक जाकर सीमित रह जाते हैं और इनकी पहुंच छोटे समूहों और समुदायों तक ही रह जाती है। विश्व सदी की मध्यकालीन भारतीय साहित्य के माध्यम से हम लोकप्रिय अवधारणा की तुलना में मौखिक परंपराओं के लिए भारतीय साहित्य की वास्तविकता को देखते हैं, जहां यह यूरोपीय संस्कृति और अन्य के संबंध में अधिक यथार्थ है, वहां उनकी लोक साहित्य लगभग समाप्त हो चुकी है। इस तथ्य संबंधी नवीनतम उदाहरण हम प्रसिद्ध राजस्थानी लोक कथावाचक श्री विजयदान देथा के प्रयास में देख सकते हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक भारत में लोक साहित्य का अनेक अन्य देशों के विपरीत शिक्षा क्षेत्र के अंदर और बाहर दोनों ही स्थान पर अनुसरण किया जाता है। इस सामूहिक प्रयत्न के भाग के रूप में साहित्य अकादमी और अन्य सदृश संगठनों के प्रयास शामिल हैं ताकि भारतीय लोक साहित्य का संरक्षण और प्रसार किया जा सके। साहित्य के क्षेत्र में भारत का प्रमुख संस्थान भारतीय साहित्य अकादमी इसके द्वारा मान्यता प्राप्त लगभग 24 भाषाओं में भारतीय साहित्य के संरक्षण और संवर्धन के प्रति समर्पित है। भारत में सांस्कृतिक एकता संवर्धित करने और अनेक भाषाओं, परंपराओं और संस्कृतियों वाले व्यापक रूप से विविधतापूर्ण देश में क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने संबंधी उद्देश्य के साथ लघु भाषाओं और बोलियों सहित विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद कार्य अकादमी के मुख्य कार्य में शामिल है। साहित्य अकादमी सभी संभव साधनों द्वारा भारतीय लोक साहित्य का संवर्धन भी करती है, जिनमें लोक साहित्य के लिए पुरस्कार देना, सम्मेलन आयोजित करना और गौण भाषाओं, बगैर लिपियों और जनजातीय बोलियों वाली भाषाओं में पुरस्कार प्रदान करना, द्वितीय परंपरा के रूप में अपनी पत्रिकाओं में लोक कथाएं प्रकाशित करना, लोक साहित्य पुस्तकों का प्रकाशन करना शामिल है और इसकी भारत के भीतर मौखिक परंपराओं के संरक्षण और संवर्धन हेतु केंद्र भी विद्यमान हैं। हमेशा से ही भारत की कलाएं और हस्तशिल्प इसकी सांस्कृतिक और परंपरागत प्रभावशीलता को अभिव्यक्त करने का माध्यम बने रहे हैं। देश भर में फैले इसके 35 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की अपनी विशेष सांस्कृतिक और पारंपरिक पहचान है, जो वहाँ प्रचलित कला के विभिन्न रूपों में दिखाई देती है। भारत के हर प्रदेश में कला की अपनी एक विशेष शैली और पद्धति है, जिसे लोक कला के नाम से जाना जाता है। लोक कला के अलावा भी परंपरागत कला का एक अन्य रूप है, जो अलग अलग जनजातियों और गांव के लोगों में प्रचलित है। इसे जनजातीय कला के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भारत की लोक और जनजातीय कलाएं बहुत ही पारंपरिक और साधारण होने पर भी इतनी सजीव और प्रभावशाली हैं कि उनसे देश की समृद्ध विरासत का अनुमान स्वतः ही हो जाता है। अपने परंपरागत सौंदर्य भाव और प्रामाणिकता के कारण भारतीय लोक कला की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में संभावना बहुत प्रबल है।
भारत की ग्रामीण लोक चित्रकारी के डिज़ाइन बहुत ही सुंदर है, जिसमें धार्मिक और आध्यात्मिक चित्रों को उभारा गया है। भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध लोक चित्रकलाएं हैं बिहार की मधुबनी चित्रकारी, उड़ीसा राज्य की पत्ता चित्र चित्रकारी, आंध्र प्रदेश की निर्मल चित्रकारी और अन्य लोक कलाएं। लोक कला केवल चित्रकारी तक ही सीमित नहीं है, इसके अन्य रूप भी हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन, गृह सज्जा, जेवर, कपड़ा और उनके डिज़ाइन। वास्तव में भारत के कुछ प्रदेशों में बने मिट्टी के बर्तन अपने विशिष्ट और परंपरागत सौंदर्य के कारण विदेशी पर्यटकों के बीच बहुत ही लोकप्रिय हैं। इसके अलावा भारत के आंचलिक नृत्य जैसे कि पंजाब का भांगड़ा, गुजरात का डांडिया, असम का बिहू नृत्य, यह भी लोकप्रिय है। इन प्रदेशों की सांस्कृतिक विरासत को यह अभिव्यक्त करता है। भारतीय लोक कला के क्षेत्र में यह प्रमुख दावेदार है। इन लोक नृत्यों के माध्यम से लोग हर मौके जैसे नई ऋतु का स्वागत, बच्चे का जन्म, शादी, त्योहार पर अपना उल्लास व्यक्त करते हैं। भारत सरकार और संस्थाओं ने कला के उन रूपों को बढ़ावा देने का हर प्रयास किया है जो भारत की सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कला के उत्थान के लिए किए गए भारत सरकार और अन्य संगठनों के सतत प्रयासों की वजह से ही लोक कला की भांति जनजातीय कला में पर्याप्त प्रगति हुई है। जनजातीय कला सामान्यतः ग्रामीण इलाकों में देखी गई उस सृजनात्मक ऊर्जा को प्रतिबिंबित करती है जो जनजातीय लोगों को शिल्पकारिता के लिए प्रेरित करती है। जनजातीय कला कई रूपों में मौजूद है, जैसे कि भित्ति चित्रकला, कविला नृत्य, कविला संगीत जैसे और बहुत सारी कलाएं। हम इन सारी चर्चाओं से यह समझ सकते हैं कि हमारा साहित्य कितना ज़्यादा लोक कलाओं से जुड़ा हुआ है। हर एक लोक कला साहित्य को प्रतिबिंबित करती है और यह प्रतिबिंब हमारे समाज से लेकर, हमारी संस्कृति से लेकर, हमारे हर रूप व्यवहार को प्रदर्शित करता है। हमारे प्रत्येक लोक कला में साहित्य प्रतिबिंबित होता ही है। धन्यवाद।